हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज करेंगे सेक्शन नंबर 41 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। बिफोर स्टार्टिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड सी, हमने लास्ट टाइम सेक्शन 40 किया था, जिसके बारे में हमने बात करी थी कि प्रीवियस जजमेंट्स आर रिलेवेंट टू बार सेकंड सूट और ट्रायल। ठीक है, आज 41। सी, मेनली क्या है, 40 जो है आपका, वो आपका प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो सेक्शन 40 है आपका, वो आपका मेंस में आ सकता है अलग से एक शॉर्ट नोट की तरह। ठीक है, बाकी 41 जो हम करने वाले हैं वो सिंगल नहीं आता मेंस में, मेंस के लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है वो वैसे, बट पूरा ये जजमेंट इन कोर्ट्स ऑफ जस्टिस व्हेन रिलेवेंट, इसका पूरा कलेक्टिवली एक मेंस के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि 40 से लेके 44 तक जो हम डिस्कस करेंगे हम, वो पूरा मेंस में आने का पूरा चांस होता है। ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जाम। तो खाली 41 से नहीं आएगा, बट कलेक्टिवली आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, मेंस के लिए क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आप प्रिपेयर करेंगे तो इस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे कि 40, 41, 42, 43, 44 कलेक्टिवली आपको आने चाहिए। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। तो सॉरी, रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट एटसेट्रा जुरिडिक्शन। जब हम इसको ऐसच पढ़ते हैं ना 41 को, तो कुछ समझ नहीं आता। सी, पहले ही बता रही हूँ कि जो ये आपका सेक्शन 41 है, इट्स अ लिटिल ट्रिकी, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, बट आ जाएगा समझ रही है, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ अपने बेरेक्ट्स निकाल लीजिए। अब सेक्शन 41 किसकी बात कर रहा है? सेक्शन 41 इज़ टॉकिंग अबाउट कुछ ऐसी जजमेंट्स जो कि प्रोबेट एटसेट्रा जुरिडिक्शन में दी जाती है। उन जजमेंट की रेलेवेंसी की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि जनरल प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो है जजमेंट्स है वो रेलेवेंट नहीं होती, दैट आर इररेलेवेंट, है ना। बट इट इज़ लाइक टेलिंग यू कि कब रेलेवेंट होगी, तो कुछ सर्टेन जजमेंट्स कब रेलेवेंट है उसकी बात करता है। अब फाइनल जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री। सबसे पहले तीन चीज़, फाइनल जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री, तीनों चीज़ों में से कोई भी हो सकती है ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। अब यहाँ पे ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है कि वो कॉम्पिटेंट कोर्ट की होनी चाहिए। क्यों? अगर कोई ऐसी जजमेंट है जो कि कॉम्पिटेंट कोर्ट से पास नहीं हुई, तो आप उसको रिवोक कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई ये कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है, इसने जो अपनी जजमेंट दी है, डिग्री दी, ऑर्डर दिया, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज दैट इज़ नॉट ऑन द कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन नहीं है उसके पास। इसीलिए कॉम्पिटेंट कोर्ट का होना ज़रूरी है। जो डिग्री, ऑर्डर या जजमेंट पास की गई है वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा होनी चाहिए। इन द एक्सरसाइज ऑफ, अब एक्सरसाइज किस चीज़ की करेंगे? कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर यहाँ मेंशन कर रखे हैं जिनके रिगार्डिंग जो है जुरिडिक्शन होनी चाहिए टू मेक दिस सर्टेन जजमेंट्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रेलेवेंसी, है ना। कुछ जजमेंट्स ऐसी, अब वो जजमेंट्स क्या है, किन सब्जेक्ट मैटर के ऊपर वो जजमेंट्स होनी चाहिए उसकी बात कर रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ टॉकिंग अबाउट योर प्रोबेट जुरिडिक्शन। ठीक है, सारे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। नहीं समझ में आएगा पूछिए, एंड स्टूडेंट्स प्लीज़ मेक श्योर रिविजन करते रहिए। ठीक है, थर्ड है आपका एडमायरल्टी जुरिडिक्शन, फोर्थ है आपका इंसॉल्वेंसी। अब यहाँ पे ये चार जो है ना, इन सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जो कोर्ट ने डिग्री दी है, जजमेंट दी है या कोई ऑर्डर दिया है, वो जजमेंट कॉम्पिटेंट कोर्ट ने दी है इन सबसे रिलेटेड, जो क्या कर रही है, किस चीज़ की रिगार्डिंग आपकी डिग्री है, ऑर्डर है या जजमेंट है, विच कॉन्फर्स अपॉन और टेक्स अवे। टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, या तो वो जो डिग्री है आपकी वो कॉन्फर कर रही है, मतलब दे रही है, टेक्स अवे ले रही है। ठीक है, गिव एंड टेक, मतलब क्या कर रही है, कॉन्फर अपॉन यू मतलब इट इज़ गिविंग यू, और टेकिंग अवे फ्रॉम यू एनी पर्सन मतलब कोई भी पर्सन, यहाँ पे एनी लीगल कैरेक्टर, कोई भी एक लीगल कैरेक्टर आपको दे रही है, या कोई भी ऐसा लीगल कैरेक्टर कोर्ट किसी पर्सन से ले रही है। ठीक है,
और या फिर विच डिक्लेयर्स एनी पर्सन टू बी एंटाइटल टू एनी सच करेक्टर, या वो डिक्लेयर कर रही है कि हाँ, डिक्लेयर कर रही है मीन्स यहाँ पे डिक्लेरेटरी डिक्री की बात हो रही है, जो सेक्शन 34 में आपने पढ़ा होगा SRA में, जो डिक्लेयर डिक्री होती है ना, कि डिक्लेयर कर देते कि आप इस बंदे के पास ये एक लीगल राइट है, उस तरीके से लीगल करेक्टर है उस तरीके से। तो डिक्लेयर एनी पर्सन टू बी एंटाइटल टू सच लीगल करेक्टर और टू बी एंटाइटल टू एनी स्पेसिफिक थिंग नॉट एज अगेंस्ट एनी स्पेसिफाइड पर्सन बट एब्सोल्युटली। सी दिस इज द लाइन जो कि बता रही है कि कोई एक ऐसा कोर्ट है जो इन 4 सब्जेक्ट मैटर से डील कर रहा है। इनमें से कोई भी कोर्ट है, उसने कोई डिग्री दी किसके रिगार्डिंग, एक लीगल करेक्टर के रिगार्डिंग, या तो वो आपको लीगल करेक्टर दे रही है या आपसे वो लीगल करेक्टर ले रही है। लीगल करेक्टर समझना यहाँ पे ज़रूरी है। यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द लीगल करेक्टर एंड द लीगल राइट, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो लीगल करेक्टर क्या है? बिफोर स्टार्टिंग दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू कि हाँ भाई लीगल करेक्टर होता क्या है। सी, लीगल करेक्टर और लीगल राइट ये 2 चीज़ें हैं। लीगल राइट क्या है? यू हैव टू क्रॉस द रोड, यू हैव अ राइट टू अ पब्लिक वे, दिस इज योर अ लीगल राइट। अगर आपका वो राइट इन्फ्रिंज होता है तो यू कैन गो टू द कोर्ट एंड किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट आप सूट फाइल कर सकते हैं। इट इज़ बेसिकली योर जो है इन पर्सोनम, ठीक है ना। इन पर्सोनम मतलब ये किसी आप एक पर्टिकुलर बंदे के अगेंस्ट कर सकते हैं, सूट इंस्टीट्यूट करेंगे किसी बंदे के अगेंस्ट करेंगे या किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन्स के अगेंस्ट करेंगे, राइट। सो इट इज़ राइट इन पर्सोनम, ठीक है। क्या मतलब लीगल राइट का क्या है कि आपके अगेंस्ट अगर किसी ने आपका राइट इन्फ्रिंज किया, किसी ने आपको बोला भी आप नहीं जा सकते, बट यू हैव दैट लीगल राइट, तो यू कैन गो टू द कोर्ट एंड आस्क फॉर द कंपनसेशन और वटेवर, ठीक है। तो ये हो गया आपका लीगल राइट, जो आपको एक राइट दे रहा है लीगल, कि हाँ भाई आपके पास एक लीगल राइट है और आपका वो इन्फ्रिंज होता है तो आप कोर्ट के पास जाके अपना कंपनसेशन ले सकते हैं, उस राइट को ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो लीगल राइट है बेसिकली दैट इज अ राइट इन पर्सोनम, ठीक है। अब जो लीगल करेक्टर है वो बात कर रहा है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। कोई लीगल करेक्टर आपका मतलब कोई टाइटल, ठीक है, कोई स्टेटस, कोई पोजीशन, इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। कौन सा स्टेटस, कौन सा टाइटल, कौन सा पोजीशन, कोई आपको लीगल पोजीशन दे रहा है, कोई आपको लीगल स्टेटस दे रहा है रिलेटिंग टू दी सब्जेक्ट मैटर्स प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमायल्टी एंड इंसॉल्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ जो ये लाइन दे रखी है ना, नॉट एज अगेंस्ट एनी स्पेसिफाइड पर्सन बट एब्सोल्युटली, इट इज टेलिंग यू दैट इट इज अ राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड, ठीक है। ठीक है, इट इज अ जजमेंट अगेंस्ट होल वर्ल्ड, जजमेंट इन रेम, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि खुद ही बोल रखा है सेक्शन ने कि इट इज़ नॉट एज अगेंस्ट एनी स्पेसिफाइड पर्सन, मतलब एक सिंगल पर्सन के अगेंस्ट नहीं है, इट इज़ रेलिवेंट, इट इज़ रेलिवेंट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। जजमेंट इन रैम है, पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग आपका जो स्टेटस है, आपका जो लीगल करेक्टर है वो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड है। सी, क्या कहना चाह रही हूँ, इसमें से एग्जाम्पल लेते हैं मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल से आप समझते हैं मैरिज। मैरिज क्या हो गई? हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। अगर आप हस्बैंड वाइफ है, ए और बी, अब शाहरुख खान और गौरी खान दोनों हस्बैंड वाइफ है, एक दूसरे के लिए तो हस्बैंड वाइफ है ही है, अगेंस्ट द होल वर्ल्ड सबके लिए हस्बैंड वाइफ है ना। अब कोई अमिताभ बच्चन आके या कोई ऋतिक रोशन आके थोड़ा ना कह सकता है कि हाँ भाई ये मेरी वाइफ है, नहीं कह सकता ना। इसी तरीके से जो उनका एक स्टेटस है, जो उनका लीगल करेक्टर है, वो जो कोर्ट ने उनको प्रोवाइड किया है कि हाँ भाई आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, इट इज़ अगेंस्ट द होल वर्ल्ड कि हाँ आप हस्बैंड वाइफ, सब किसी के लिए ही हस्बैंड वाइफ है एक दूसरे के, ठीक है ना। तो नोबडी कैन क्वेश्चन ऑन टू डैट कि हाँ भाई वो जो है नहीं है, ठीक है ना। तो दैट इज़ योर जजमेंट इन रेम, दैट इज़ अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। तो अगर कोर्ट ये डिग्री देती है, कोर्ट ये डिग्री कहती है कि हाँ भाई ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो इट इज़ वैलिड अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, हर एक पर्सन के लिए वो हस्बैंड वाइफ होंगे, ठीक है। सो यहाँ तक कर लिया इज़ रेलेवेंट। अब यहाँ तक समझते हैं
नेक्स्ट लाइन थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। अब एक फाइनल जजमेंट, एक डिग्री, मैंने अभी ओवरव्यू दिया, मैंने अभी समझाया नहीं है, अभी मैं समझा रही हूँ, टेक योर टाइम। तो एक जजमेंट मैंने बता दिया, एक जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री इन द एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेट ज्यूरिसडिक्शन। अब एक एक करके ज़रा ज्यूरिसडिक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि जो 4 ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट ने हमें बता रखी है, इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट। अब प्रोबेट से आप लोग क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोबेट? सी प्रोबेट जो है ये आपकी कहाँ डिफाइन की गई है? प्रोबेट इज़ नॉट डिफाइंड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट, बट इट इज़ डिफाइंड इन द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में। प्रोबेट के बारे में बता रखा है सेक्शन 2F में, ये बताया हुआ है कि प्रोबेट क्या है। बेसिकली इट इज़ अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ विल, जो कोर्ट कहती है कि हाँ जो ये विल है ये सही है, इसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं वो भी ठीक है, सर्टिफाई कर देती है विल को कि हाँ भाई ये ऑथेंटिक है, वो उसकी कॉपी है विल की, है ना। तो अब यहाँ पे प्रोबेट ज्यूरिसडिक्शन का क्या रोल है? क्यों हम कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई जजमेंट ऑर्डर कोर्ट ने पास कर रखा है ज्यूरिसडिक्शन में, अब ये बेसिकली विल की बात हो रही है यहाँ पे, एक तरीके से आप ले सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ विल, प्रोबेट में विल की बात हो रही है। यहाँ पे कोर्ट क्या करता है, यहाँ कोर्ट अपॉइंट करता है एग्जीक्यूटर को, किस चीज़ के लिए? विल को एग्जीक्यूट करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटर है वो क्या है? प्रोबेट का मतलब आपको समझ में आया, एक विल की सर्टिफाइड कॉपी है कि हाँ भाई ये विल है, इसके अंदर ये एग्जीक्यूटर दिया हुआ है, कोर्ट ने अपॉइंट किया है। यहाँ जो एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया गया है दैट इज योर लीगल कैरेक्टर गिवन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन रिगार्डिंग द प्रोबेट ज्यूरिसडिक्शन, दैट रिगार्डिंग द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ विल टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द एग्जीक्यूटर। आया समझ में? एग्जीक्यूटर जो है आपका यहाँ पे एक लीगल कैरेक्टर है, एक लीगल स्टेटस दिया गया है इस पर्टिकुलर बंदे को, इसको, या लीगल पोजीशन है इसकी कि भाई ये एग्जीक्यूटर है, इस विल को एग्जीक्यूट करने वाला ये पर्टिकुलर बंदा है, ये एग्जीक्यूट कराएगा अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, इट विल बी अगेंस्ट द होल वर्ल्ड की सबके लिए वही है, खाली इसमें नहीं है। बट ज्यूरिसडिक्शन की बात हो रही है तो कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए जो कि ट्राई कर सकता है अंडर द प्रोबेट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, वो बंदे होने चाहिए, वो कोर्ट होना चाहिए। कोर्ट ने किसी को एग्जीक्यूटर लगाया कि हाँ भाई ये विल एग्जीक्यूट होगी, तो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट दैट। सो जहाँ पे ये प्रोबेट ग्रांट हो गई एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, इट इज़ कंक्लूसिव ऑफ द वैलिडिटी एंड कंटेंट्स ऑफ सच विल, ठीक है ना। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ है, वो एक जजमेंट जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बिकॉज इट इज़ मैंशन इन नेक्स्ट लाइन, सच जजमेंट ऑर्डर इज डिग्री इज अ कंक्लूसिव प्रूफ। तो वो कंक्लूसिव प्रूफ है एज टू द वैलिडिटी एंड कंटेंट्स ऑफ सच विल। आया थोड़ा बहुत समझ में? सी गाइज, ना आए तो प्लीज़ स्टूडेंट्स जस्ट पिंग मी, बता दीजिएगा, हम और एक और सेशन ले लेंगे इस चीज़ का, बट मेक श्योर कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। दो इट्स नॉट, यू डोंट हैव टू गो इनटू द डिग डीप अराउंड एवरी सेक्शन। आपको जो पढ़ाई करनी है वो इस तरीके से करनी है जो आपके जुडिशरी आपका क्रैक हो पाए, ठीक है ना। सो जुडिशरी एस्पिरेंट्स बन के ही तैयारी करिए, बहुत ज़्यादा हौच-पौच मत करिए, स्टिक टू द रिस्ट्रिक्टेड पार्ट दैट इज़ गोइंग टू कम इन योर एग्जाम, ठीक है। नॉलेज आपको सब चीज़ों की होनी चाहिए, बट स्टडी लाइक कि हाँ भाई आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं। अब जो बात है प्रोबेट ज्यूरिसडिक्शन हमने डिस्कस किया, इंडियन सेक्शन एक्ट में मेंशन कर रखा है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ विल है, कोई बंदा है पर्टिकुलर जो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ विल मतलब सील लगी होती है कोर्ट की, सील लगी होती है कॉपी पे, विल की कॉपी पे कि हाँ भाई ये सर्टिफाइड है एंड इट इज़ जेन्युइन, और कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगी उसकी वैलिडिटी का और उसके कंटेंट्स का विल के। सो दिस इज़ योर प्रोबेट ज्यूरिसडिक्शन। नेक्स्ट कमिंग टू मैट्रिमोनियल ज्यूरिसडिक्शन। मैट्रिमोनियल से आप लोग समझते ही है कि दिस इज टॉकिंग अबाउट योर हस्बैंड वाइफ रिलेशन, है ना। मैट्रिमोनियल से हस्बैंड एंड वाइफ है ना, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि शाहरुख खान और गौरी खान है, हस्बैंड वाइफ है, तो अगेंस्ट होल वर्ल्ड है,
तो यहाँ पे भी वो कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा ये शो करने के लिए कि हाँ भाई वो दोनों हस्बैंड वाइफ, ठीक है। वो जजमेंट, वो डिक्री और ऑर्डर इज अ कंक्लूसिव प्रूफ टू इट। नाउ ये क्या हो गया, मैट्रिमोनियल जुरिसडिक्शन हो गया रिगार्डिंग योर हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड है वाइफ है दोनों अगेंस्ट द होल वर्ल्ड है। नाउ एडमायरल्टी जुरिसडिक्शन पे आइए। एडमायरल्टी जुरिसडिक्शन क्या कहता है? दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज रिलेटिंग टू योर मैरिटाइम ठीक है, दिस रिलेट्स टू योर मैरिटाइम, मतलब जो टेरिटोरियल वाटर्स है वहाँ पे जो एक जुरिसडिक्शन है किसी कोर्ट के पास, उन कोर्ट्स के बारे में बात कर रहा है कि वहाँ पे जो एक मैरिटाइम है, जहाँ पे टेरिटोरियल वाटर्स हैं, जहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है। कुछ कोर्ट्स ऐसे हैं जिनको पावर दी गई है ये कि आप इसका मैरिटाइम का जो भी आपके डिस्प्यूट्स आएंगे तो उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वाटर रिलेटेड जो मैरिटाइम है बेसिकली मीन्स द वेसल्स। वेसल्स किसको कहा जाता है? बेसिकली योर शिप, कोई बोट हो गई, कोई भी ऐसा शिप, बोट या पानी में चलने वाला ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, बेसिकली बोट और शिप ही हो गई, उसी से लेके चलिए। उन वेसल से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाता है कि भाई वो वेसल किसका है, ठीक है, किसकी टेरिटरी में जा रहा है, किसकी टेरिटरी में नहीं जा रहा, किसी की गलती से किसी और की टेरिटरी में चला गया, जो था सामान गुम हो गया। इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो मैरिटाइम जुरिसडिक्शन है, जो मैरिटाइम से लेके डिस्प्यूट है वाटर रिलेटेड, उनको सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपके वॉर क्लेम्स हो गए, ठीक है ना। जो आपके मान लीजिए कोई खो गया तो इंश्योरेंस कंपनी हो गई, दो कंट्रीज़ का वो हो रहा है, तो उन चीज़ों को डिसाइड करने के लिए हाई कोर्ट से ऑथराइज करते हैं। और वो मैट्रिमोनियल जुरिसडिक्शन, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि इसमें डिटेल में जाने वाला कुछ भी नहीं है। तो उन चीज़ों को जो डील कर रहे हैं वहाँ पे जो कोर्ट्स हैं जिनकी जुरिसडिक्शन है, उन्होंने इनसे रिलेटेड कोई भी अपना जुरिसडिक्शन करते हुए कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कोई ऐसी डिक्री, ऑर्डर या जजमेंट पास करी है, तो वो जजमेंट ठीक है, दैट इज गिविंग अ लीगल कैरेक्टर टू एनी पर्सन कि हाँ भाई ये कैप्टन है शिप का, ठीक है ना, इट इज अ कैप्टन ऑफ अ शिप, उसको लीगल कैरेक्टर दिया हुआ है कि तू कैप्टन है। कोई प्रिजनर पकड़ा गया, क्या कैरेक्टर है कि वो प्रिजनर है, वो गलत टाइम पे आ गया, वॉर क्लेम्स में चल जाते हैं, वॉर के चलते चलते द प्रिजनर इज देयर, तो दैट इज अ लीगल कैरेक्टर। तो वो वहाँ पे जो लीगल कैरेक्टर एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया गया है वो रिलेवेंट है, दैट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ। एंड द जो आपके लीगल कैरेक्टर है वो उस बंदे को मिल गया है किसी जुरिसडिक्शन से, किसी कोर्ट के डिक्री, फाइनल डिक्री से, ऑर्डर से या जजमेंट से, वहाँ वो लीगल कैरेक्टर रिलेवेंट है, ठीक है। ये हो गया आपका एडमायरल्टी जुरिसडिक्शन दैट टॉक्स अबाउट योर बेसिकली कोई भी फॉरेन कोर्ट ने कोई ऐसी शिप या कोई एनिमी है या कोई भी इस तरीके से कोई प्रॉपर्टी है, वो कंक्लूसिव एविडेंस हो जाएगी किसके अगेंस्ट, रिलेटिंग टू दैट पर्सन, तो कि वहाँ पे है, चाहे वो कैप्टन है चाहे वो प्रिजनर है, ठीक है। सो दिस वाज योर थर्ड। नाउ फोर्थ, अभी समझेंगे, पहले आप इन जुरिसडिक्शन का मतलब समझ लीजिए। इंसॉल्वेंसी, अब इंसॉल्वेंसी जो है, अच्छा हाँ, मैट्रिमोनियल में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि मैट्रिमोनियल जुरिसडिक्शन जो होंगी तो ये बेसिकली क्या है, कौन डील कर रहा है इनसे, आपका स्पेशल मैरिज हो गया, आपका हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, आपका मुस्लिम डिसोल्यूशन मैरिज एक्ट हो गया, ठीक है, पारसीज मैरिज एक्ट हो गया। इस तरीके से जो अलग अलग मैरिजेस के ऊपर एक्ट बनाए हुए हैं और वहाँ पे जो है ऑथराइज़ किया गया है कि कौन किस जो कोर्ट्स हैं कौन कौन से डील करेंगे उन सब्जेक्ट मैटर से। तो वहाँ पे जो कोर्ट्स हैं जो सेटअप कर रखे हैं, जो इन एक्ट्स में मेंशन कर रखे हैं, उनके पास वो कॉम्पिटेंट कोर्ट होंगे रिगार्डिंग दिस मैट्रिमोनियल जुरिसडिक्शन, ठीक है। तो ये थोड़ा स्किप हो गया था। एडमायरल्टी के ऑलरेडी दिए हुए हाई कोर्ट्स होते हैं अलग अलग ऑथराइज। इंसॉल्वेंसी में मैंने आपको बता दिया वेसल से रिलेटेड, शिप से रिलेटेड, उस तरीके से। डोंट गो इन डग डीप, ठीक है, ये सिर्फ समझने पॉइंट ऑफ व्यू से, जब लिखने पे आएंगे तो यू कैन राइट अ वेरी गुड आंसर टू इट। इंसॉल्वेंसी जुरिसडिक्शन, अब आप इंसॉल्वेंसी जुरिसडिक्शन देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास आता है बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी एक्ट, ठीक है ना। बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी एक्ट जो आता है आपके पास, तो उसमें क्या होता है कि रिलेटिंग टू दैट उस एक्ट में बता रखा है कि कौन इस चीज़ को
जो जुरिस्डिक्शन के किसकी जुरिस्डिक्शन में ये फॉल करेगा, वहाँ पे कोर्ट्स अगर किसी बंदे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती है, जैसे कि विजय माल्या ले लीजिए, उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, भाग गया, तो यहाँ पे जो विजय माल्या का एक एग्जाम्पल है वो यही शो करने के लिए कि उसको एक इंसॉल्वेंट जो है उसको एक लीगल स्टेटस दिया गया है, ये लीगली स्टेटस प्रोवाइडेड है उसको कि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो इंसॉल्वेंसी इज बेसिकली लीगल कैरेक्टर गिवन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। और यहाँ पे वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, कॉन्क्लूसिव प्रूफ ही तो हुआ, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, कॉम्पिटेंट कोर्ट था, दैट इज अ कॉन्क्लूसिव प्रूफ, एंड दो इट इज कॉन्क्लूसिव प्रूफ तो फिर ये रेलिवेंट तो अपने आप ही हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 कि इंसॉल्वेंट जो है एक तरीके से आपका लीगल स्टेटस है। अब एक बार फिर से पढ़ते हैं ज़रा इस लैंग्वेज को जो कि बेयर एक्ट में दी हुई है, और फिर थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। अभी मैंने एक ओवरव्यू देके आप लोगों को समझाया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ अ फाइनल जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट in exercise of probate matrimonial, probate means relating to your will, that is certified copy will के लिए एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया, मैट्रिमोनियल शादी हुई है, लुका छुपी मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी, उसमें दोनों क्यों भागते रहते हैं, कार्तिक आर्यन और कृति सेनन, इसलिए तो भाग रहे होते हैं कि उनको एक लीगल कैरेक्टर चाहिए कि हाँ भाई हमारी शादी हो चुकी है, बस थप्पा लग जाए, एक बार पता चल जाए कि हाँ भाई हमारे पास एक लीगल प्रूफ है कि हम लोग मैरिड हैं, तो दैट इज़ द थिंग। एडमायरल्टी जो आपने देखा होगा, यहाँ पे मूवीज़ भी आती रहती है, रुस्तम टाइप्स ऑफ मूवीज़, उसमें भी ये चीज़ दे रखी है, इंसॉल्वेंसी जुरिस्डिक्शन इंसॉल्वेंट के ऊपर है, ठीक है, कि इंसॉल्वेंट हो गया तो उसमें जो जो चीज़ें मेंशन कर रखी हैं वो सारी फॉल कर जाएंगी इंसॉल्वेंसी जुरिस्डिक्शन में। तो इन सब जुरिस्डिक्शन को फॉलो करते हुए, इन सब्जेक्ट मैटर्स पे डील करते हुए कोर्ट ने कोई लीगल कैरेक्टर कॉन्फर किया या ले लिया किसी भी पर्सन से, कोई लीगल कैरेक्टर विच डिक्लेयर्स एनी पर्सन टू बी एंटाइटल टू एनी सच लीगल कैरेक्टर, की मतलब उस कैरेक्टर वो होल्ड कर रहा है, और भी एंटाइटल टू एनी स्पेसिफिक थिंग, या फिर किसी थिंग को वो पोजेस कर रहा है, एंटाइटल कर रहा है, नॉट एज अगेंस्ट एनी स्पेसिफाइड पर्सन बट एब्सोल्युटली अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड हो गया, मीन्स इट इज जजमेंट इन रेम एंड नॉट अ जजमेंट इन पर्सोनम। इज रेलिवेंट, कब रेलेवेंट हो जाएगी, ये सारी जो है जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड जो एक डिक्री जजमेंट ऑर्डर पास किया गया है, कब एक तरीके से ये लोग रेलेवेंट होंगी, व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच लीगल कैरेक्टर और एनी सच टाइटल ऑफ सच एनीथिंग, एनी सच पर्सन टू एनी सच थिंग इज रेलेवेंट। भाई ऐसा कोई एग्जिस्टेंस में है लीगल राइट ऑलरेडी, पहले हो चुका है, लीगल राइट आपके पास एग्जिस्ट, लीगल कैरेक्टर आपके पास एग्जिस्ट करता है, सॉरी मैंने राइट बोल दिया, लीगल कैरेक्टर आप होल्ड कर रहे हैं, या लीगल टाइटल ले लीजिए, कोई टाइटल आप होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, कोई स्टेटस है आपका जो लीगली आपको प्रोवाइड किया गया है, वो अगर एग्जिस्ट करता है, ऐसा कोई लीगल कैरेक्टर, ऐसा कोई टाइटल एग्जिस्ट करता है किसी बंदे के पास, वो रेलेवेंट है, ठीक है। जब यही एक रेलेवेंट फैक्ट है, तब आप ये शो कर सकते हैं कि जो फाइनल जजमेंट और ऑर्डर और डिक्री थी कोर्ट की, वो क्या है, वो भी रेलेवेंट है। नाउ अब ये कहना चाह रहे हैं कि सच ऑर्डर डिक्री इज अ कंक्लूसिव प्रूफ, मतलब इन चारों मैटर से रिलेटेड जब आप कोई ऐसे जुरिस्डिक्शन कोर्ट फॉलो करते हो, कोई जजमेंट पास करती है, तो डैट इज़ अ कंक्लूसिव प्रूफ। आप उसके अगेंस्ट उसको डिसप्रूव करने के लिए, रिबट करने के लिए एविडेंस नहीं देंगे, ठीक है। तो ये है आपका बेसिकली आपका इंसॉल्वेंसी सेक्शन 41 जो कि बात कर रहा है लीगल कैरेक्टर की, लीगल स्टेटस, लीगल राइट, ओनर हो गया और ट्रस्टीज़ हो गए, इस तरीके से क्या ये लीगल राइट्स हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है ना। सो दिस वाज योर सेक्शन 41। अब यहाँ पे इसमें कुछ नीचे पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि बात कर रहे हैं कि सच डिक्री और जजमेंट एक तो कंक्लूसिव प्रूफ है, कैसे कंक्लूसिव प्रूफ है, दैट एनी लीगल कैरेक्टर विच इट कॉन्फर्स accrued at the time when such judgment order decree came into operation, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो एक ये लीगल कैरेक्टर है जो कि कॉन्फर कर रहा है, accrued मतलब था उस टाइम पे, when such judgment decree order came into operation,
इम्पॉर्टेंट इसमें पहला पैराग्राफ ही है, सेकंड वाला इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एक बार पढ़ लेते हैं. That any legal character which confers accrued at the time when such judgment decree order came into operation, वो लीगल कैरेक्टर जो है accrued था. That any legal character जो भी है to which it declares any such person to be entitled accrued to that person at the time when such judgment or order decree declares to have been accrued to that person, मतलब जब वो प्रोवाइड की गई है, जब वो लीगल कैरेक्टर उसको एक बंदे को दिया गया है या बंदे से लिया गया है, वो एंटाइटल्ड है, उस टाइम पे वो डिग्री उस टाइम से क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगी. That any legal character which takes away from any such person seized at the time when from which such judgment order decree declared that it had seized or should seize. तो सीज हो चुकी है, तो जब से ऑर्डर हुआ है, जब से डिग्री आई है, तब से वो सीज है, तो वो लीगल कैरेक्टर वहाँ पे भी एक तरीके से कंक्लूसिव प्रूफ है. एंड दैट एनीथिंग टू विच इट डिक्लेयर्स एनी पर्सन टू बी सो एंटाइटल्ड वॉज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन एट दैट द टाइम फ्रॉम विच सच जजमेंट और डिग्री डिक्लेयर्स दैट इट हैड बीन और शुड बी हिज प्रॉपर्टी. ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, ठीक है, किसी भी पर्सन से रिलेटेड, एंटाइटलमेंट से रिलेटेड, या किसी भी एक्रूड से एक लीगल राइट जो दिया गया उससे रिलेटेड, जब भी वो लीगल कैरेक्टर एक्रू हुआ है, जब भी वो लीगल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आपको जजमेंट ऑर्डर डिग्री दी गई है, तो वो तब से कंक्लूसिव प्रूफ होगी. ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन 41. मेरी तरफ से सेक्शन 41 एंड हो चुका है. कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताइएगा. ठीक है, जजमेंट इन रैम डिस्कस कर लिया, एज अ कंक्लूसिव प्रूफ. ठीक है, फाइनल जजमेंट डिग्री और ऑर्डर, कॉम्पिटेंट कोर्ट, 4 तरीके की बात, ज्यूरिसडिक्शन का सब्जेक्ट मैटर है, और जो लीगल कैरेक्टर है, लीगल टाइटल है आपका, उसके बारे में डिस्कस कर लिया है. किसी भी पर्सन के अगेंस्ट हो सकता है, इट इज़ अगेंस्ट द होल वर्ल्ड बेसिकली, एंड व्हेन इट इज़ रेलेवेंट देन द जजमेंट जो दी गई है वो भी रेलेवेंट होगी. ठीक है ना. सो दिस इज़ अबाउट सेक्शन 41. सो आई एम डन. And please like and subscribe my channel, and all the best, very best for your exams. कोई इशू हो, कोई डाउट हो तो just let me know. Till then, bye bye, take care.